आज से 1 साल पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि नेक्स्ट 1 ईयर में मेरे 4 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएँगे एंड वह भी बिना किसी पेड कोर्स के। मैंने मार्च 25 में सीजीएल क्लियर किया, देन जुलाई 25 में यूजीसी नेट, अभी अप्रैल 26 में अगेन सीजीएल एंड मई 26 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। अभी मेरा सीजीएल से ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर हुआ है। हाय एवरीवन, आई एम सतीश एंड इस वीडियो में मैं अपनी पास्ट की कुछ जर्नी डिस्कस करने वाला हूँ एंड उससे क्या लर्निंग्स मिलती हैं एंड क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जिससे कि जल्दी सिलेक्शन लिया जा सके। एंड मैंने भी घर पर रहकर ही प्रिपरेशन की है, तो आपको काफ़ी लोगों को लगता है कि घर पर रह के सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता या बिना किसी पेड कोर्स के नहीं लिया जा सकता, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। 2023 से स्टार्ट करते हैं। मैं घर पर रहकर ही जीएस पढ़ा करता था। मेरा सीजीएल कभी मेन टारगेट नहीं था। मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा था, उस टाइम भी कोई भी कोर्स नहीं लिया था मैंने। एंड दिसंबर 23 में एमपीपीएससी मेरे स्टेट का प्री लगता है और उसमें मैं अपीयर होता हूँ एंड जनवरी में रिजल्ट आता है और मेरा प्रीलिम्स स्टेट सिविल सर्विस एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस दोनों का क्लियर हो जाता है। और मैंने ये भी बिना किसी पेड कोर्स के दिया था, सेल्फ प्रिपेयर करके यूट्यूब टेलीग्राम की हेल्प से। बाहर जाना चाहता था, इंदौर दिल्ली वगैरह, बट घर पर काम रहते थे कुछ, तो उस कारण से कभी नहीं जा पाया। एंड अब मेंस था और मेंस के लिए उन्होंने दिए थे 55 डेज, वैसे 90 डेज देते हैं हर बार। और मैं जैसा कि बताया सेल्फ प्रिपेयर कर रहा था, तो मेंस के लिए प्रिपेयर था नहीं। जैसे तैसे मैं पीवाईक्यू से प्रिपेयर करता हूँ अपना कंटेंट एंड मेंस दे के आया, तो मेंस मेरा नहीं होता है सिविल का। देन जून में लगता है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का मेंस, उसमें मोस्टली फॉरेस्ट्री आती है, तो वो भी नए सब्जेक्ट से मेरे लिए। मैं कंटेंट मंगवाता हूँ एंड प्रिपेयर करता हूँ, तो इसका मेंस है एमसीक्यू टाइप लगता है और मेरा मेंस 2-3 एमसीक्यू से रुक जाता है। तो दोनों मेंस मेरे रह गए थे, तो दुख तो ऑफ कोर्स होता ही है, सबको होता है अगर सिलेक्शन ना हो तो। उसी टाइम पे सीजीएल की वैकेंसी आई हुई थी एंड एनटीपीसी की भी। मैं सीजीएल अप्लाई कर देता हूँ, सोचता हूँ एज अ प्लान भी देखेंगे। मेरा कभी मेन टारगेट नहीं था एसएससी सीजीएल। और एनटीपीसी तो मैंने लास्ट डे अप्लाई किया, सोचा भी नहीं था मैं देने जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। वापस से जीएस पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। देन अगस्त में या सितंबर में लगता है सीजीएल का प्रीलिम्स, और उससे 1 महीने पहले मैं सीजीएल के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करता हूँ टेस्ट बुक पर। और उसी मॉक टेस्ट के बेसिस पे कुछ इम्प्रूवमेंट करके मैं टीयर 1 दे के आता हूँ और मेरा टीयर 1 क्लियर हो जाता है यूआर से। आपको लगेगा कि बिना प्रिपेयर किए कैसे क्लियर हो गया, तो इसका कुछ रीजंस हैं। लाइक मैं आज से 3-4 साल पहले तक कोचिंग पढ़ाया करता था मैथ्स की और इंग्लिश की अपने घर पर ही, क्लास 6 to 10th। तो मेरे बेसिक्स क्लियर थे उधर से, वो मेरी इधर काम आ जाती है वो वाली मेहनत। एंड मैंने बताया जैसे कि जीएस तो मैं प्रिपेयर करता ही रहता था, तो जीएस भी यहाँ पे काम आ जाती है। देन दिसंबर में 1 दिसंबर 24 को मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ। सोचा टीयर 2 अच्छे से देते हैं थोड़ा, तो मॉक देना स्टार्ट करता हूँ। वही 250, 260, 270 मार्क्स आ रहे थे। मॉक देकर ऐसे ही इम्प्रूवमेंट किया जहाँ मुझे कमी लगी, और जनवरी में उसका टीयर 2 लगता है। एंड मार्क्स इतने आए थे कि लग रहा था कि ऑडिटर 2800 ग्रेड पे अलॉट हो जाएगी। बट आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि उस टाइम काफ़ी क्वेश्चन डिलीट हुए, काफ़ी एब्सर्ड नॉर्मलाइजेशन हुआ एंड 2400 ग्रेड पे पोस्टल असिस्टेंट अलॉट होती है मुझे, और यूआर से सिलेक्शन होता है मेरा। और इस पोस्टल डिपार्टमेंट में एक रूल अलग है, अगर आप यूआर से सिलेक्ट हुए हो तो स्टेट अलॉट होगी, वो भी आपको यूआर से ही होगी। तो मुझे कर्नाटक अलॉट होता है, और वहीं कुछ बच्चों के 2 मार्क्स कम थे, उन्हें ओबीसी से एमपी राजस्थान अलॉट हो जाता है। तो कर्नाटक अलॉट हुआ मुझे। देन मैं वापस से जीएस पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ और मेरा जून में सीबीटी 1 आ जाता है, एनटीपीसी जो मैं फिलअप किया था। मैं ऐसे ही देने चला जाता हूँ
और उसके बाद फिर जून में ही मेरा था यूजीसी नेट, तो मैं जीएस पढ़ता रहता था। हिस्ट्री से मैंने यूजीसी नेट दिया और वो भी मेरा जुलाई में रिजल्ट आता है क्लियर हो गया। देन उसकी ज्वाइनिंग आ गई थी, तो कर्नाटका ज्वाइन करने गया और डीवी करा के मैं 3 मंथ की एक्सटेंशन लेके वापस आ जाता हूँ अगस्त में। और उसके जस्ट 1 महीने बाद ही सितंबर में नेक्स्ट सीजीएल का टीयर 1 था, सीजीएल 25 वाले का। मैं वापस से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया और मेरे मार्क्स आ रहे थे अराउंड, कम ही आ रहे थे, और परसेंटाइल 70, 75, 80 परसेंटाइल आ रही थी। 1 महीना बचा था। मैं डेली मॉक देता हूँ और उसके साथ इम्प्रूवमेंट करता हूँ। रिवर्स अप्रोच मेरे लिए हमेशा वर्क करती है कि मॉक दो, फिर जो भी मिस्टेक्स लग रही हैं उन पे काम करो, उनको इम्प्रूव करो। ऐसे ऐसे करके टॉपिक्स स्ट्रांग होते जाते हैं। और एग्ज़ाम आते आते मेरी 99.9 परसेंटाइल भी आई है कुछ मॉक्स में। उन मॉक्स की शॉर्ट वीडियो जिसी चैनल पे अपलोड है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो मैं टीयर 1 दे के आया, मेरे 150 मार्क्स आते हैं, यूआर से क्लियर हो गया। देन उसका रिजल्ट आ जाता है सीबीटी 1 का, एनटीपीसी का, वो भी क्लियर हो जाता है। उसमें 78 मार्क्स थे। एंड अब था अक्टूबर में सीबीटी 2, तो उसको मैं दे के आया एनटीपीसी का सीबीटी 2, और उसमें मेरे आते हैं 94 मार्क्स। देन मैंने जो 3 मंथ्स की एक्सटेंशन ली थी उसको 3 मंथ और एक्सटेंड करवाया। और अब सीजीएल का टीयर 2 आने वाला था, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। और जो मैंने एक्सटेंशन लिया था उसकी लास्ट डेट थी 10 जनवरी 2026। अगर मैं उस डेट तक ज्वाइन नहीं करता हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी। मेरे यहाँ से कर्नाटक काफ़ी दूर है, एक तरफ से जाने में ही 24 घंटे लग जाते हैं। तो मैं जाता आता, और शायद वो मुझे एग्ज़ाम के लिए छुट्टी देते या नहीं भी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ और मैं उस जॉब को छोड़ देता हूँ, क्योंकि 18 और 19 जनवरी 2026 को ही सीजीएल का टीयर 2 था। तो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था और 16 जनवरी को मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो पूरा दिन हॉस्पिटल में ही निकलता है। क्योंकि मेरी प्रिपरेशन पहले से अच्छी थी, तो मैं 18 को टाइपिंग एंड 19 को एग्ज़ाम दे के आया। और इस बार मेरे 331 मार्क्स आते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, उसके ऐड कर लें तो 335। अभी फाइनल मार्क्स तो नहीं आए हैं, आएंगे तो मैं बताऊंगा कितने हुए हैं। और मेरी जो पोस्ट प्रेफरेंस थी वो थी एएसओ थी पहले, उसके बाद मेरी ओएस की पोस्ट ही थी। चूँकि मेरे कंप्यूटर में 2 मार्क्स कम थे, तो सीपीटी वाली कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, इस कारण से मुझे एएसओ अलॉट नहीं हुई। अदरवाइज वैसे मेन मार्क्स थे वो एएसओ में काफ़ी ज़्यादा थे मेरे कट ऑफ से, तो आराम से अलॉट हो जाती। बट कंप्यूटर ने, जैसे ही पता है, काफ़ी लोग इस बार फेल भी हुए कंप्यूटर में, तो मुझे ओएस अलॉट होती है और मेरी एआईआर अराउंड 2500 है। तो देन ओएस अलॉट हुई मुझे। उसके बाद मई में रिजल्ट आता है एनटीपीसी का, और एनटीपीसी में भी मेरे सारे कट ऑफ्स क्लियर होते हैं। मेरा जो साइको टेस्ट था वो भी क्लियर हो जाता है, मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है, एक कैसे 4-5 दिन में ही साइको टेस्ट क्लियर किया था मैंने। और इसमें भी मेरे सारे कट ऑफ क्लियर होते हैं और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट मुझे अलॉट होती है। तो अप्रैल में ही सीजीएल का रिजल्ट आया था और मई में इसका आ जाता है। एंड उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसीलिए गाइज, अगर आप 1 साल अच्छे से एफर्ट्स डालो, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो, जो भी मिस्टेक्स हैं आपकी उन्हें सुधारो, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी। एक जॉब के बाद मैंने पास्ट 2 मंथ्स में एक्सपीरियंस किया है ये सब, हालांकि मेरा पहले भी सिलेक्शन हो चुका था। और कुछ चीज़ें ये हैं कि आपको लगता है घर से प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, मैंने घर से ही की है। मन था दिल्ली इंदौर जाने का, लेकिन काम थे घर पे तो नहीं जा सका। और सेल्फ स्टडी की है यूट्यूब टेलीग्राम की हेल्प से। हालांकि मेरे बेसिक्स पहले से स्ट्रॉन्ग थे, तो वो मेरी हेल्प हो जाती है। तो आप अपनी कमियों को पहचानो। मॉक टेस्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, मॉक टेस्ट से डरो मत, उन्हें दो, उनसे पता चलेगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, आपकी कमियां क्या हैं, उन टॉपिक्स पे वर्क करो। देन कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करो। मैंने कभी भी बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ी, हमेशा कंसिस्टेंट रहा हूँ, चाहे एग्ज़ाम हो या नहीं हो। किसी दिन कम पढ़ा, किसी दिन ज़्यादा। एंड उसके बाद सोर्सेज को हमेशा लिमिटेड रखो।
उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिवाइज करो। ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, कम सोर्सेज रखो। और कभी भी ये मत सोचो कि एकदम परफेक्ट प्लान बनेगा, किसी का नहीं बनता है। सिलेक्शन होने के बाद भी अभी भी लगता है कुछ मिस्टेक्स रह गई थी, जैसे मैं वोकैब रिवाइज नहीं कर पाया था तो थोड़े इंग्लिश में मेरे इस बार कम मार्क्स आए। तो परफेक्ट प्लान कभी भी नहीं होता है। और हमेशा टारगेट रखो कि आज जो हो नेक्स्ट डे खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, 1% भी क्यों ना हो, कुछ नया सीखो, कुछ कमियों को सुधारो। एंड ये जो पढ़ रहे हो उसको कभी लोड की तरह नहीं लो कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हैं। उसको एंजॉय करना सीखो कि खुद पर वर्क कर रहे हैं, खुद की पर्सनैलिटी पर कुछ नया सीख रहे हैं डेली। आप अगर इसको एंजॉय करने लगोगे तो पता भी नहीं चलेगा कब आप अपने टारगेट के पास पहुंच जाओगे और एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे। देन जो खुशी होगी वो अलग ही होगी, मैंने एक्सपीरियंस किया है। अभी भी कंटिन्यू है, देखते हैं आगे क्या होगा। आप कुछ भी कमेंट करना चाहो तो कमेंट में बता देना। तो यही है कि सोर्सेज को लिमिटेड रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो एंड बार बार सोर्सेज चेंज मत करो और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। किसी और की वीकनेस कुछ और हो सकती है, आपकी वीकनेस कुछ और, तो आप खुद की वीकनेस के अकॉर्डिंग खुद पे वर्क करो गाइस। और यही है, अच्छे से अपनी एफर्ट्स डालो, अपना बेस्ट दो कि मन में ये नहीं रहे कि हमारी तरफ से कमी रह गई थी, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। आपको जो भी डाउट हो कमेंट कर देना। 1 साल आने वाला जो है वो आपकी काफ़ी चीज़ें बदल सकता है। आपके ऊपर से जो प्रेशर है वो हट जाएगा और काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो गाइज अपना एफर्ट्स डालो इस बार जो भी है, बस यही कहना चाहता था। और ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी, हालांकि मैंने स्टार्टिंग से ये रखा था कि कुछ बड़ा करेंगे, बट ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे 4 एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे विद इन अ ईयर। उसमें मेरी पहले की मेहनत भी काम आई। तो हमेशा टारगेट अच्छे रखो, बड़े रखो, बट उन पर काम भी करो। डरो मत कि हमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। मैंने खुद करके दिखाया है, सेल्फ स्टडी से घर पर ही, बिना किसी पेड कोर्स से। यही कहना था, डिमोटिवेट मत होइए, कंटिन्यू रखिए स्टडी को। थैंक यू गाइस।